अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पोएम देखने जा रहे हैं जो कि ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 में मौजूद है और इसको लिखा है जी लैंगस्टन ह्यूज़ ने। ये रहा लैंगस्टन ह्यूज़ और इसका नाम है मदर टू सन। अब इसको समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ें समझना पड़ेंगी। एक तो ये कि ये लैंगस्टन ह्यूज़ जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन पोएट हैं और ये पैदा हुए जी 1902 में और 1967 में इनका इंतकाल हुआ। और ये जिनको हम अपनी अपने अल्फाज में कहते हैं ना, अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी काले थे, अफ्रीका से इनका ताल्लुक़ था। और आपको शायद पता ही हो कि अमेरिका में बहुत ज़माने तक ऐसा रहा कि अफ्रीकन्स को जो है वो उन्होंने ग़ुलाम बना के रखा हुआ था और बड़े तशद्दुद करते थे, बड़े जुल्म करते थे अफ्रीकन्स के ऊपर। और बहुत मुश्किलों से बड़ी जद्दोजहद के बाद अफ्रीकन्स ने अपनी ग़ुलामी को ख़त्म करवाया। और जब ग़ुलामी ख़त्म भी हो गई तो उनके पास राइट्स नहीं थे। बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी है अफ्रीकन्स ने और आज तक गुजार रहे हैं। उनके पास वोट देने का राइट नहीं था, अच्छे होटल में खाना खाने का राइट नहीं था, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का राइट नहीं था। बहुत ही मुश्किल हालात थे, जिसके बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी जो है वो तहरीकें चलती रहीं अमेरिका में और बड़े हंगामे भी हुए और बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बड़ी तकलीफ़ें उठाईं। और आजकल अगर आप लोगों को पता हो तो आजकल बाकायदा एक तहरीक मज़ीद दोबारा चल निकली है, ब्लैक लाइव्स मैटर। उसमें भी यही है कि हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशनली अब कालों को राइट्स मिल गए हैं अमेरिका में कि वो आम दूसरे शहरियों की तरह रह सकते हैं, लेकिन बस वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। असल में तो उनके पास वो राइट्स नहीं हैं। उनको असल में अभी भी ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि जैसे वो नीच हों, घटिया हों। और जो वहाँ के गोरे हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, बहुत से लोग उनको ऐसा नहीं समझते, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसा ही समझते हैं कि वो एक निचले दर्जे के इंसान है और उनको अच्छा नहीं समझते और उनके साथ बुरा सलूक रखते हैं। और पुलिस भी बाज़ औक़ात कालों के साथ काफ़ी बुरा सलूक रखती है। जेलों में ज़्यादातर अमेरिका में काले भरे हुए हैं, यानी ऐसा लगता है कि हर जुर्म शायद काले ही करते हैं खाली वहाँ पे। तो कालों ने भी अपनी एक एक्सेप्ट कर ली है लाइफ कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा ही होगा यहाँ पे। और बहुत से लोग बड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत से लोग इस शदीद किस्म के जो वहाँ पे रुझान है कि उनको इतना नेगलेक्ट किया जाता है, अच्छी जॉब्स नहीं दी जाती हैं, ये सब कुछ किया जाता है, तो उस पे जो है वो बहुत से लोग जुर्म की ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं और बहुत से लोग अपने आप को बचा के रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये सख्त किस्म की ज़िंदगी का आप जहन में रखें। और ये 60s की बात है, तो मतलब उस वक्त तक तो बिल्कुल राइट्स मौजूद ही नहीं थे इनके पास कोई ख़ास किस्म के। उनके स्कूल अलग होते थे, कॉलेज अलग होते थे, इनके सब कुछ ही अलग रखा जाता था और बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता था उस ज़माने में। तो इनको आज तो यहाँ तक पहुँच गए ना कि अमेरिका में एक काला सदर भी आ गया है, तो बड़ी बात थी बारक ओबामा। लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बुरे हालात थे। और दूसरी बात अमेरिकन सोसाइटी के बारे में आप ये जहन में रखें कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है इस बात का, ये बात कि शादियाँ होती हैं और फिर शादियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और अक्सर बच्चे फिर अकेली माएँ पाल रही होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है पहले समझना इसको पढ़ने से पहले, कि अकेली माँ जब बच्चे को पालती है तो उसने घर का काम भी करना है, उसने बाहर का काम भी करना है, उसे नौकरी भी करनी है। और किसी नौकरी में कोई मुश्किल आती है, कहीं ताने सुनने को मिलते हैं, कहीं उसको जो है वो कोई मुश्किल से दो चार होना पड़ता है, तो वो बर्दाश्त करती है, क्योंकि अगर नौकरी छूट गई तो बच्चे को कैसे पालेगी, उसका बच्चा स्कूल कैसे जा सकेगा, वो फ़ीस कैसे भरेगी, वो खाने का इंतज़ाम कैसे करेगी। कहीं उसका बच्चा, और मुस्तकिल कालों के साथ तो मसला था ना, कहीं हमारा बच्चा जुर्म की ज़िंदगी में ना चला जाए, कहीं हमारा बच्चा जुर्म की ज़िंदगी में ना चला जाए, ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता था उन औरतों का। तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाली औरत अपने बच्चे को कुछ मशवरा दे रही है, तो ये जहन में रखें। तीसरी बात ये कि चूँकि बहुत से काले अनएजुकेटेड होते थे या लेटर ऑन एजुकेशन थोड़ी बहुत मिलती थी उनको, तो उनकी ज़बान नॉर्मल अंग्रेज़ी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी, थोड़ी सी यूँ कह लें कि स्लैंगिश ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होते। तो हालांकि ये पोइट तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी जैसी ज़बान इख्तियार करते हुए यहाँ पे ही बात कर रहे हैं वो। मतलब ये नहीं कि उनकी अपनी ज़बान, उनका अपना स्टाइल ऐसा नहीं था, लेकिन अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने वही अंदाज़ और वही लहजा इख्तियार किया जो कि उस वक्त वहाँ के लोगों का था या अभी भी है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे बात की जाती है, ख़ासतौर पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं
पहले तो उनको बड़े बुरे अंदाज में नीग्रो कहा जाता था, और उनको बड़ा नीचा समझा जाता था। अब बाकायदा कानून आ गया है कि जी कोई उनको निगरू नहीं बोलेगा, उनको कोई काला नहीं बोलेगा, और उनको जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स बोला जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में तो बहुत नॉर्मल है, हमारे मुल्क में तो इस तरह से अफ्रीकन्स नहीं रहते, तो हमारे जहन में ये है ही नहीं कि हम अफ्रीकन्स को नीच समझें या ना समझें। तो हम तो बड़े आसानी से, कोई काला होता है उसको ऐसे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं वो काले। तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम उसकी नस्ल को ही बुरा समझते हैं और बहुत ही गंदा इंसान समझते हैं उसको, हम ऐसे ही मजाक में कह देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम किसी ऐसे मुल्क जाएं जहाँ पे कानून है बाकायदा कि भाई कालों को काला बोल दिया और इस तरह से बद तहज़ीबी के अंदाज़ में बोल दिया तो बहुत बुरा माना जाता है, उनको वो ज़माना याद आ जाता है जब वो ग़ुलाम हुआ करते थे। तो ऐसा भी पिछले दिनों एक हादसा हुआ था हमारे क्रिकेट के मैदान में कि एक हमारे कप्तान साहब ने जो है वो एक बैट्समैन था और वो आउट ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उससे बोल दिया वो काले क्या खा के आया, या वो काले तुम्हारी अम्मा ने क्या दुआ की थी आज तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि इसने मुझे काला बोला है ख़ास तौर पे, तो बहुत नाराज़ हुआ था, इतना नाराज़ हुआ था कि बाकायदा पेनल्टी लगा दी गई थी कप्तान के ऊपर, यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए और ये कर दिया जाए। तो उस वक्त उन कैप्टन को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बुरा मानते हैं अल्फाज का, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। लेकिन ये कि दुनिया में ये कल्चर ऐसा मौजूद है कि क्योंकि कालों ने इतनी सख्त ज़िंदगी गुजारी है कि अब उनको उस नाम से पुकारना कि जो नाम इस बात की निशानी थी कि वो ग़ुलाम हुआ करते थे, वो उनको बुरा लगता है। तो ये तमाम तमहीद के बाद हम शुरू करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को नसीहत कर रही है, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने हुए, मैं उसका मतलब समझाता जाऊँगा। तो वो डिक्शनरी में भी चूँकि आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप डिक्शनरी से देख के रखिएगा, जो मैं अक्सर कहता हूँ। तो शुरू करते हैं। वेल सन, आई टेल यू। तो बेटा अब मैं तुम्हें बताती हूँ, लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। अब ये एंट बीन जो है ना, ये कॉमन वर्ड नहीं है, है ना, एक स्लैंग है। अच्छे इत्तेफाक से उन्होंने कुछ चीज़ों के तो यहीं दिए हुए हैं। तो एंट का मतलब ये है कि हैज़न्ट बीन, हैज़ नॉट बीन। तो ये जो ज़िंदगी है ना बेटा, ये मेरे लिए कोई क्रिस्टल स्टेयर्स नहीं रही हैं, ऐसी सीढ़ियाँ जो बड़ी खूबसूरत हों, बड़ी आरामदेह हों, चमचमकती हुई हों और ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आया हो, बड़ा एंजॉय किया हो हमने। अच्छा, ये जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं ये रेलेवेंट नहीं है सब, ये ऐसी माँ नहीं है मुस्कुराती हुई खुश खुश, बल्कि एक अफ्रीकन अमेरिकन बेचारी मजबूर, दुखी, तकलीफ़ें उठाई हुई माँ है, ठीक है। तो वो कह रही है कि बेटा ज़िंदगी मेरे लिए कोई खुशगवार सपना नहीं थी, इसको यूँ समझा जाए, ठीक है। कोई बहुत ही मज़ा नहीं किया मैंने ज़िंदगी में, आसान नहीं थी ज़िंदगी मेरे लिए कि बस एक के बाद एक चलते चले जाओ, कोई प्रिंसेस की तरह मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारी बेटा। इट हैड टैक्स इन इट, बल्कि मेरी जो सीढ़ियाँ थी ना, मेरी जो ज़िंदगी के कदम थे, उनमें तो जगह जगह कीलें निकली हुई थी। अब सोचो सीढ़ियों पे कीलें निकली हों तो क्या हो, क्योंकि आप सीधी सीधी जगह जा रहे हो, वहाँ कीलो तो वहाँ पे आप थोड़ा छलांग लगा लेते हैं, लेकिन सीढ़ियों पे लंबी लंबी छलांगें भी नहीं लगाई जा सकती, स्टेप्स पे चढ़ने मुश्किल होती है, तो बाज़ औक़ात आपका पाँव कीलों पे पड़ ही जाता है और फिर आप तकलीफ़ उठाते हैं। टैक्स इन इट, छोटी छोटी कीलें, बल्कि वो वाली कीलें होती हैं जो थंबनेल्स टाइप के, थंब पिन्स टाइप के आप लगाते हैं, ठीक है, वो जो ये ऐसे होते हैं, इसको टैक्स कहते हैं। तो ऐसे टैक्स निकले हुए थे, एंड स्प्लिंटर्स, और फांसें भी निकली हुई थी उन सीढ़ियों में, यानी लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ इमेजिन की जा रही हैं। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और ऐसी सीढ़ियाँ थी जिनके कई तख्ते उखड़े हुए थे, यानी जगह जगह ऐसी जगह भी थी कि पाँव डालो तो नीचे घुस जाएगा और धंस जाएंगे उस पाँव में। तो ये इशारा कर रही हैं किसी ख़ास तरफ, मैं अभी आगे समझाता हूँ। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगह थी बेटा मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी की सीढ़ियों में ऐसी जगह थी जहाँ पे कि ज़मीन पे कोई कालीन नहीं था, आसानी नहीं थी, कोई आराम नहीं था, बेयर, बिल्कुल खाली, बिल्कुल किसी भी आसाइश से महरूम। बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा वक्त, हैज़ बीन क्लाइंबिंग ऑन। अब ये जो है आइज़ क्या है, मतलब है आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन, चढ़ती रही हूँ, क्लाइंबिंग ऑन से रिलेट किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन बेटा इसके बावजूद भी सारा वक्त मैं चढ़ती रही हूँ, यानी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती रही हूँ, मैं नहीं रुकी, मैंने हार नहीं मानी, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स। तो ये रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स, तो ये इसी अंदाज से ये लोग बात करते हैं। तो रीचिंग लैंडिंग क्या मतलब हुआ कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
तो फिर ऐसे घूमती हैं, एक फ्लैट जगह आती है, फिर सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ठीक है, ये जो फ्लैट जगह आती है, ये तो आप स्टेप्स चढ़ रहे हैं, स्टेप्स चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर एक वक्त आता है थोड़ी सी स्ट्रेट जगह आती है, वहाँ पे आपको चढ़ना नहीं पड़ता, तो कुछ लम्हे का सुकून मिलता है, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा है इसको लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, और लैंडिंग के बाद फिर आप घूम के आगे चढ़ते हैं। ठीक है ना, लैंडिंग आती है, फिर आप घूमते हैं, फिर अगली सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बेटा मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारती रही कि एक ज़्यादा दूर का नहीं सोचा मैंने, ठीक है ना, कि बस मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिर कुछ शायद सुकून आएगा, लेकिन फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा और फिर एक दोबारा नए सिरे से मेहनत शुरू करनी पड़ी। तो आप जब किसी बहुत मुश्किल सफ़र पे जाते हैं तो आप ज़्यादा दूर का नहीं सोचते कि वो उतनी दूर जाना है, बल्कि आप सोचें बस थोड़ा सा दूर यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो कुछ सुकून आएगा, फिर उसके आगे का बाद में सोचेंगे, है ना। बहुत दूर जाना है तो आप सोचेंगे ये करीब के एक एक पड़ाव पे पहुँच जाऊँ, फिर आगे का सोचेंगे। तो इन सीढ़ियों पे पड़ाव जो था वो ये लैंडिंग्स थी, यहाँ कुछ सुकून आना था। तो मैं बहुत मुश्किल के वक्त बस ये सोचती थी कि बस थोड़ा ही दूर और चली जाऊँ तो कुछ सुकून का सांस लूँगी। और फिर जब वहाँ पहुँची थी तो मेरे सामने फिर एक नया महाज खड़ा होता था, फिर मैं वहाँ से आगे निकलती थी। तो रीचिंग लैंडिंग्स कोशिश करती रही कि किसी करीबी पड़ाव पे पहुँचूँ, और फिर टर्निंग कॉर्नर्स और दोबारा से फिर घूम के और मज़ीद मेहनत का सफ़र शुरू कर देती थी। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, कभी कभी पहुँचने की कोशिश करती थी, सफ़र जारी रखती थी अंधेरे में। ये गोइंग का मतलब गोइंग, कभी कभी तो अंधेरा होता था फिर भी अपना सफ़र जारी रखती थी। अच्छा, अब अंधेरे से क्या मुराद है मैं आगे भी समझाऊंगा, इसका मतलब मैं पूरा पढ़ने के बाद समझाऊंगा। Where there ain't been no light, और एक ऐसी जगहों पे चलती थी जहाँ पे कोई रोशनी की, कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं होती थी। सो बॉय, तो मेरा बेटा, डोंट यू टर्न बैक, अब तुम कभी ना पलटना अपनी ज़िंदगी में। टर्न बैक का मतलब है हिम्मत हार देना, पीछे पलट जाना, चीज़ों को छोड़ के वापस मुड़ जाना। ठीक है, तो तुम नहीं हार मानना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, यहाँ स्टेप्स से मुराद ज़िंदगी है। तुम ना ज़िंदगी में हार मान के बैठ जाना थक के कि बस अब और नहीं आगे बढ़ा जाता मुझसे। कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड, इसलिए ना रुक जाना कि तुम बिकॉज कि तुम्हें मिलती हैं, तुम पाते हो उसको कुछ मुश्किल, ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल पाते हो तो तुम रुक जाओगे, ऐसा कभी ना करना। डोंट यू फॉल नाउ, अब तुम नहीं गिरना, तुम्हें गिरना नहीं चाहिए बेटा, तुम नहीं गिरना, तुम नहीं हिम्मत हार के गिर पड़ना कि बस अम्मा थक गया, मैं नहीं आगे बढ़ सकता। बिकॉज, क्यों मेरा बेटा, क्यों? फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि बेटा मैं तो इतनी उम्र को हो गई फिर भी मैं अभी तक चल रही हूँ, मैं अभी तक चल रही हूँ, मैं अभी तक मैंने सफ़र जारी रखा है। तो मुझे देख के हिम्मत पकड़ो, मैं भी तो जारी हो सारी हूँ, मैं भी तो चलती चली जा रही हूँ, मैं कहाँ रुक गई मेरा बेटा। आई स्टिल क्लाइमिंग, मैं अभी तक वो सफ़र जारी रखा है, मैं अभी तक चढ़ रही हूँ। चढ़ने से मुराद वो मेहनत है ना, चढ़ने में मुशक्क़त लगती है, वो मुशक्क़त मैं अभी तक कर रही हूँ। और बेटा, द लाइफ फॉर मी एंड द लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल शेयर, और ये ज़िंदगी जो है ना मेरे लिए कोई जो है ना वो आसान ख्वाब नहीं थी, कोई सुहाना सपना नहीं थी। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट छुपे हैं। ये बच्चे को अपनी मिसाल देके समझा रही है कि बेटा मैंने इतनी मुश्किल कर ली, मैं तो औरत ज़ात थी, तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम तो कर ही सकते हो ना। तो देखें, बहुत सी कीलें, लोगों के अल्फाज चुभने वाले, बहुत से ऐसे रास्ते जहाँ आगे बीच में गड्ढे हों, टॉर्न अप बोर्ड, सीढ़ी पे कदम रखा अंदर धंस गए। तो बहुत से ऐसे गड्ढे होते थे वहाँ ज़िंदगी में कि किसी जॉब पे गए, जॉब वाले ने धोखा दे दिया, धोखाधड़ी, लोगों ने जो है वो पैसे खा गए, लोग जो हैं वो तरक्की नहीं दे रहे, लोग जो है प्रमोशन रोक के बैठ गए हैं, अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंचा रहे। ये सब कुछ मैंने देखा, चुभती हुई बातें, ठीक है, स्प्लिंटर्स, दिल में चुभ जाने वाली फांसें, ठीक है। लेकिन मैं इन सब के बावजूद चढ़ती रही, और ऐसा ज़िंदगी में वक्त आया बेटा जब मैं अंधेरे में थी, कोई रोशनी ना दिख रही थी। अब देखें, इस पूरी सूरत हाल को देखने से मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि ये उस वक्त की बात हो रही है कि जब इन साहिबा के मियाँ का इंतकाल हो गया या छोड़ के चले गए। तो जब मियाँ साथ होता है तो फिर भी एक औरत ये सोचती है कि मेरी ज़िंदगी का आगे ये मकसद होगा, मैं यूँ जाऊँगी, इस तरह से कुछ ना कुछ करके हम आगे गुजारा कर लेंगे। अब जब मियाँ भी साथ छोड़ जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल ही अंधेरा हो जाती है, ख़ासतौर पर उस ज़माने की बात करें जबकि औरत इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो मेरे लिए तो बिल्कुल अंधेरे वक्त भी आए कि अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, अब आगे कैसे गुजारा होगा मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रही, समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, कभी कभी ऐसा रहा कि मैं बिल्कुल अंधेरे में थी और फिर भी आगे बढ़ी जहाँ कोई रोशनी ना थी। तो उसके बावजूद बेटा मैंने हिम्मत ना हारी, मैंने हार ना मानी। अब तुम तो नौजवान लड़के हो, तुम तो जवान आदमी हो, तुम तो मर्द हो, तुम कैसे कह सकते हो कि अम्मा मैं थक गया, अम्मा मैं ज़माने की जो मुश्किलात हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा,
अम्मा मुझे ये नाइंसाफ़ी नहीं देखी जा रही, अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें भी हिम्मत पकड़नी है, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें माशरे की के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहनी है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। क्योंकि देखो मैं तो आज तक जारी रखे हुए हूँ, मैंने कहाँ छोड़ दिया, मैं कहाँ हार मान के बैठ गई। तो मुझे देखकर हिम्मत पकड़ो कि जब एक बूढ़ी औरत ये सब कुछ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते बेटा। हिम्मत नहीं हारनी, हाँ, मर्द बनना है, मर्द। तो ये छोटी सी पोम थी, और अगर आपने इसका बैकग्राउंड समझ लिया हो तो फिर अब समझना बहुत आसान हो जाती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो राइटर तो, ऑथर तो, इसके पोइट तो मर्द हैं, लेकिन उन्होंने एक औरत की तर्जुमानी की है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, कुछ सवाल हैं वो समझ लेते हैं, कि कुछ वो मुश्किल हैं तो मैं आपको समझा दूंगा इसमें। हु स्पीकिंग इन द पोएम एंड टू हुम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड। बहुत आसान सवाल है। अ मदर इज स्पीकिंग इन दिस पोएम एंड द वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन। What does the speaker compare her life with? The speaker compares, does की वजह से compare के साथ s लगेगा, हाँ। The speaker compares her life with a stair, with torn up boards and splinters and tacks। ठीक है, और what does the speaker encounter on the stair, ये बात आप पूरी यहाँ भी दोबारा लिख सकते हैं इसी अंदाज से। The speaker encounters torn up boards and splinters and tacks। तो फिर इस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंटली भी आप वो अप्रोच कर लेते हैं। The speaker compares her life with stairs, with difficult set of stairs where she need to keep climbing। इसको यूँ कर देते हैं, और splinters और torn up boards का यहाँ जिक्र नहीं करते, यहाँ ले आते हैं splinters और torn up boards को। Even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? The speaker इवन, अब जवाब यहाँ से पूरा लिखेंगे आप, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, सवाल के रेफरेंस से जवाब लिखेंगे। ठीक है, इवन दो देयर हैव बीन ऑब्स्टिकल्स इन द वे, द स्पीकर हैज़ kept on going, the speaker has kept on going and climbing the steps, this which means she has kept on struggling and going forward in her life। Which three pieces of advice does the speaker give a boy? ये तो ये पोएम में लिखा हुआ, आप देख लें। The three pieces of advice that the speaker gives her is that a life is not a crystal stair, ये कह सकते हैं आप, and that you should not turn back, and you should not fall now, and you should not sit down on the steps। उनमें से कोई भी तीन लिख दें। Which sentences are repeated in the poem? ये आपको लिख लीजिएगा तो आसान है। Which line is the shortest? जी, shortest line कौन सी है जनाब? Why do you think the poet made this line so short? मज़े की बात है, सबसे शॉर्ट लाइन कौन सी है? ये रही, बेयर। और ये एक इतनी छोटी बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक लफ्ज़ ही काफ़ी है, ये एक लफ्ज़ ही काफ़ी है उसकी पूरी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। बेयर मतलब कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत, कोई आसानी, कोई मज़ा, कोई खुशी ना मिल सकी, बहुत ही मुश्किल गुजारी, बिल्कुल खाली ज़िंदगी। तो इसलिए ये एक लफ्ज़, तो आप इसको यूँ लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट लाइन इन द पोएम इज़ बेयर, एंड द पोएट रोट दिस लाइन did not need to write any other words, because this word alone can express all the misery and the problems of her life, that she had nothing at all to support her। ठीक है जी, अच्छा मुश्किल सवाल देख लेते हैं। What is the mother's experience of life? The mother's experience of life is that the life is very difficult, and she, as she was an African American woman, she faced a lot of difficulties in all the areas of her life, from doing a job to her marriage to raising a kid. What do you think she's telling her son about her life in this? Why do you think she's telling her son about this, about her life this way? Because she wants him to realize that if she could fight the society and keep on going, even though she is just a woman, then her son, who's a boy, should take her example and keep on going, and should not accept defeat. So she is giving herself as an example to him. She is giving her life as an example to him. Thinking about the words and phrases used in the poem, the imagery, यानी जिस तरह का नक्शा खींचा गया है, what points in the woman's real life
वुड दीज रिप्रेजेंट? ये ज़िंदगी के कौन कौन से हिस्से होंगे उसकी ज़िंदगी के जिनको कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, टैक्स एंड स्प्लिंटर्स माइट रिप्रेजेंट हार्डशिप्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. विच हार्डशिप्स? Go through the poem, find other images and write what these may represent in real life. लो, ये तो वही बात हो गई जो मैंने अभी समझाई थी इत्तेफाक से. देखो, एग्जैक्ट वही सवाल कर लिया इन्होंने कि टैक्स एंड स्प्लिंटर्स माइट रिप्रेजेंट the words that people would throw at an African American woman in 60s and call her names and say that she's an inferior woman and she's not as good as others. So ये splinters हो सकते हैं. Torn up boards, जैसे मैंने कहा, torn up boards, there is a word of imagery that is torn up boards, which could represent places which would make you sink, would not let you progress, would be a hurdle, such a big hurdle that you would think that you would now sink, you would not be able to move forward. And those hurdles could be the society, could be in job where you are not allowed to progress, you are not given promotions, you are not given raise just because you are black, even though you are working as hard as others or even more. And इसी तरह से उन्होंने कहा going in the darkness is also an imagery which could mean a phase of her life when she had lost her husband and she had no one else to lean on to. किसी और कोई और सहारा उनके पास नहीं बचा था and she could not see what would happen to her life in the years to come. तो ये तीनों बातें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इत्तेफाक से मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ. ठीक है, मज़ेदार सी पोएम थी, थोड़ी सी दुखी थी लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग और डीप इसकी मीनिंग थी. तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी. अगेन हर दफ़ा की तरह कुछ समझ में ना आया हो, कुछ मसला हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम.